और विषय घा शासन और लोकतंत्र प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्य प्रणाली समझनी होगी। ठीक है। और भारत के विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। भारत का ऐसा है, भारत विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं घटक क्या हैं? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं, क्या अन्य देशों ने अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वे कौन सी है, ये भी जानेंगे। विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं, इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। तो हम जिम्मेदार नागरिक कब बनेंगे? जब इस तरह की जानकारी हमें होगी, तब हम एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, साथ ही हमें प्रभावित करने वाले स्थानीय अथवा राष्ट्रीय नीतियों का अपना कर्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। विषय घा को पढ़ेंगे। विषय घा में दिया गया है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता है। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। इसमें क्या बताया? कोई परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय मन के आवास, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता है। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, परंतु ये बताएं कि हमारा देश इतना बड़ा देश है और अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा वास्तव में क्या है, मुद्रा के बारे में जानेंगे। मुद्रा क्या है, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं और किन किन जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें लोग शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। और प्राकृतिक मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयोग तो संप्रबंधन किया जा सकता है, यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा है कि पिछले अनुच्छेद में हम कई प्रश्न हैं, यह ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे इन्हें खोजना चाहिए। तो चलो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान भी इसी प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहुविषयकता कहा जाता है जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब
जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी तो करना चाहिए। सही कहा ना मैंने? अब तक यह स्पष्ट हो गया कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषणपूर्ण एवं रोमांचक कार्य है। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, अध्याय 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक, अध्याय 1 से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ पे है? पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, माने कि ऊपर है, अंतरिक्ष में, स्पेस में, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये किसने किया? ये कहा था आर्यभट्ट में। आर्यभट्ट जी ने कहा था, प्रसिद्ध गणितज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने लगभग 500 सम्मत में कहा था। ये किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट जी ने। प्रत्येक अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध गणितज्ञ, प्रत्येक भूगोल शास्त्री थे। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र क्या है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक कौन कौन से, कुछ इसके मुख्य पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, इसको भी जानेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या है? निर्देशांक क्या है, इंडिकेटर क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? मान निर्देशांक क्या होते हैं और पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है? इस देशांतर से स्थानीय समय और मानक स्टैंडर्ड टाइम कैसे संबंधित? देशांतर क्या होता है? देशांतर एक होते हैं जो देशांतर लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। इससे स्थानीय समय लोकल टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है तो पूरे भारत में चलता है और उसको कैसे डिफाइन होता है ये भी समझेंगे। अगला है, आप पढ़ते शुरू करते हैं चैप्टर अध्याय। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थान की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षा में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए कोई एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, ठीक है, और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थितियों को हम एक मानचित्र का उपयोग में आता है। ठीक है, ये लिखा है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इंडिकेटर दिए हैं। अब ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, आवासीय भवन है और चिकित्सालय, चिकित्सालय जाएंगे, बाजार, नगर पंचायत, बैंक है,
मैप दिया है, ये रेलवे स्टेशन है और एक रेलवे स्टेशन कनेक्ट है, ये आवासीय भवन है। ठीक है, ये तालाब है बीच में से, चिकित्सालय है, विद्यालय है, बाजार है, संग्रहालय है, नगर पंचायत है, बैंक है, दक्षिण और ये उद्यान है, तो आपस में कनेक्ट है। तो मानचित्र स्थानों को पता लगाने के लिए, मानचित्र में स्थानों को पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित चारों तीरों का ध्यान दीजिए। आप आगे देखेंगे कि आप कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर दिए गए चित्र में एक पॉइंट में चिकित्सालय को इंगित कीजिए और नीले रंग से दिखाया गया चित्र को क्या दर्शाता है। मानचित्र और उसके घटक, जो मानचित्र होते हैं मैप, और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, इंडिकेटर क्या है, उसको देखेंगे। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा जैसे कि अति विशाल देश है, ऊपर देखते हैं एटलस। ठीक है दोस्तों, अभी इस आगे की वीडियो हम आगे और पढ़ेंगे। एटलस मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। ठीक है, भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों, तो थीमेटिक, किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक दूरी, दूसरा घटक दिशा और तीसरा प्रतीक चिन्ह, माने इंडिकेटर्स, साइन ऑफ इंडिकेटर्स। देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि आइए हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु नगर के बारे में वापस से जानते हैं। जैसा कि यहाँ मुद्रित है कि इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, तो हमें कहेंगे एक स्केल में सेंटीमीटर 500 मीटर है। 1 सेंटीमीटर अब स्केल में 500 मीटर है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। स्केल नीचे बाएं होने पर एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है। इसकी लंबाई ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र 2.5 से भी सेंटीमीटर समाप्त है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिह्नित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। किसी विद्यालय के खेल, आइए पता लगाएं। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। आप मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है, तो इसे रोलर की सहायता से सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। आइए लघु नगर के मानचित्र चित्र पॉइंट 1 में देखते हैं और शीर्ष पर स्थित 4 तीरों का वापस करते हैं।
ये 4 दिशाओं को इंगित करते हुए शीर्ष पर दिशाओं को इंगित करते हुए शीर्ष पर उत्तर घड़ी की कांटी दिशा इंगित करते हैं। दक्षिण तथा पश्चिम इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जा सकता है। अधिकतर मानचित्रों से अक्षर से अंकित और तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। लघुनगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए कि भैया नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। और झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है।